हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एजुग्रोन। दिस इज प्रीति गुप्ता, योर साइटी एडुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपना नया सेशन लेकर, जो कि होने वाला है आज का हमारा आईटी बुक कोड 402 का यूनिट नंबर 3, राइट। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में अपनी 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए, जो कि थी आपकी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, और जो हमारी सेकेंड यूनिट थी वो थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो बच्चों, आई होप आप सभी ने ये दोनों यूनिट को अच्छे से रीड किया होगा, अच्छे से समझा होगा, और सारे वीडियो लेसन्स आपने इसको देखे होंगे। साथ ही साथ बच्चों, आपने सारे प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके देखे होंगे, राइट। अगर आपने इन सारे वीडियोस को देखे हैं, साथ ही साथ इसके जो हमने एमसीक्यू वीडियोस बनाए हैं, आपने इसको भी प्रिपेयर किया है, तो आई होप आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई होगी। आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो गए होंगे अपने आने वाले टर्म 1 एग्जाम के लिए। तो इसी सीरीज को बच्चों आज हम आगे बढ़ाते हैं और पहुंचे हम अपने यूनिट नंबर 3 के ऊपर, राइट। अब आप सभी को पता है कि आज जो हम पढ़ रहे हैं अपनी आईटी कोड बुक 402 का यूनिट नंबर 3, जो कि होने वाला है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि डेटाबेस, एक सेकेंड बच्चों, राइट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बेसिक, राइट। मतलब जो हमें क्लास 10th में जो दिया है डीबीएमएस, वो क्या है, हमें बेसिक पढ़ना है कि डीबीएमएस क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस तरीके से काम करता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है या कौन कौन से सेशन डिस्कस करने हैं, राइट। तो देखिए, तो बच्चों, जो इसका हमारा पहला सेशन होने वाला है, एक सेकेंड बच्चों, राइट। देखिए, जो इसका पहला सेशन होने वाला है बच्चों, वो है हमारा अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कहाँ से चीज़ें बनती हैं, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है ना, कि डेटाबेस बनाने में हमें कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, किस तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट क्रिएट किया जाता है, और कौन से सॉफ्टवेयर पे हम डेटाबेस मैनेजमेंट को, एक सेकेंड बच्चों, और कौन से सॉफ्टवेयर पे हम डेटाबेस मैनेजमेंट का अपना सिस्टम रन करा सकते हैं। ओके, अब जो हमारा सेकंड सेशन होगा वो होगा सेशन नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स। तो यहाँ पर हमें सीखना है कि किस तरीके से हम डीबीएमएस के टेबल को क्रिएट करेंगे, यूज़ करेंगे, और एसक्यूएल कमांड्स को हम कैसे उसमें यूज़ करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे अपने सेशन नंबर 2 में। ओके, अब देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट आता है हमारा सेशन नंबर 3। सेशन नंबर 3 में हम सीखेंगे कि परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल, मतलब कि आपने जो टेबल क्रिएट किया है यूनिट नंबर सेशन नंबर 2 से, कि आपने तो पहले डीबीएमएस में क्या किया, एक सिंपली अपना टेबल क्रिएट किया जिस भी फॉर्म में आपको टेबल चाहिए था, राइट। तो यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं कि डेटा को मैनेज कैसे किया जाता है, जिस तरह की से कि आप स्कूल के मैनेजमेंट का एक टेबल बना लीजिए, राइट। तो वहाँ पर आपने टेबल तो क्रिएट कर लिया, यहाँ पर सेशन नंबर 2 में ये सीख लिया कि टेबल को क्रिएट कैसे किया, राइट। तो अब यहाँ पर आएगा कि परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल। तो ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म करेंगे, कि आप टेबल में डेटा को फीड कैसे करोगे, नए डेटा को अपडेट कैसे करोगे, कुछ डेटा को एडिट कैसे करोगे, और जो डेटा अननेसेसरी है या पुराना हो चुका है उसको आप डिलीट कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ें जो ऑपरेशन परफॉर्म करने की स्टेप्स होंगी वो हम सीखने वाले हैं अपने सेशन नंबर 3 के ऊपर, राइट। तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल, राइट। अब देखिए, यहाँ पर आएगा सेशन नंबर 4 में रिट्रीव डेटा यूजिंग अ क्वेरी। मतलब रिट्रीव का मतलब क्या होगा कि कोई भी डेटा आप, क्वेरी का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चंस, राइट। तो मान लीजिए कि आपने क्या किया, इस तरीके से एक टेबल बना लिया, टेबल में किसी पर्सन का नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, है ना। तो मैंने किया कि मुझे 101 नंबर के स्टूडेंट का डेटा चाहिए। तो क्या किया मैंने क्वेरी की, और यहाँ से क्या हुआ, इस टेबल से डेटा रिट्रीव हो गया। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, क्वेरी कर रही हूँ अपने टेबल से कि मुझे आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया है उसमें से डेटा रिट्रीव होके मुझे अपने सामने चाहिए। मैंने सिंपली कहा कि मुझे क्लास 9th के 101 रोल नंबर के स्टूडेंट्स का पूरा डेटा चाहिए। तो ये क्या किया, मैंने क्वेरी की, और क्वेरी से जैसे ही जो क्वेरी की है वो यहाँ पर मुझे डेटा अपने सामने रिट्रीव हो चुका है। अब यहाँ पर जो सेशन नंबर 5 है, सेशन नंबर 5 में होगा
क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स यूजिंग विजार्ड, मतलब यहाँ पर आपको सीखना है कि आप किस तरीके से फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो, किसके थ्रू बच्चों, विजार्ड्स के थ्रू, राइट। अब यहाँ पर हमने सारी चीज़ें सीख ली कि जो सेशन 1 होने वाला है उसमें हम सीखने वाले हैं डेटाबेस के कॉन्सेप्ट, कि डेटाबेस को मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कहाँ पे क्रिएट किया जाता है। और सेशन नंबर 2 जो होगा उसमें हम सीखने वाले हैं कि डेटा को कैसे, टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, एंड एसक्यूएल कमांड्स की क्या होती है ना, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस क्या होती है, इसकी कमांड्स कौन कौन सी होती है, ये हम सेशन नंबर 2 में सीखेंगे। अब सेशन नंबर 3 होगा हमारा परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल, मतलब कि कौन कौन से ऑपरेशंस आप अपने टेबल में परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि मॉडिफाई, डिलीट, अपडेट, ये सारे कहाँ पर होंगे, सेशन नंबर 3 में होंगे, राइट। अब सेशन नंबर 4 में क्या होगा, रिट्रीव डेटा यूजिंग अ क्वेरी, मतलब आप क्या करोगे, क्वेरी करोगे अपने डेटा से, ताकि आप उस इंफॉर्मेशन को फैच कर सको या उस डेटा को फैच कर सको। ये हो गया हमारा सेशन नंबर 4। अब सेशन नंबर 5 पे आते हैं, तो सेशन नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स यूजिंग अ विजार्ड, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्म को क्रिएट करना सीखेंगे और रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना सीखेंगे यूजिंग अ विजार्ड, राइट। अब देखिए थोड़ी सी डिटेल में आपको और चीज़ें समझा देते हैं। ये देखिए, ये है बच्चों हमारा सेशन नंबर 1, अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके का डेटा है, ये एक डेटा है, ये एक डेटा है, ये सारा डेटा क्या है, एक तरीके का डेटा बना हुआ है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज हो रही है, तो ये क्या हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। अब देखिए एक चीज़ हम आपको समझाते हैं कि हमने जो भी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म की थी यूनिट 1 में, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, राइट, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम था हमने ये कहाँ पर परफॉर्म किया था बच्चों, ये हमने परफॉर्म किया था अपने MS वर्ड पे, राइट। अब जो हमारी सेकेंड यूनिट थी वो थी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, मतलब स्प्रेडशीट से रिलेटेड टेबल्स में जो भी फंक्शंस हमने परफॉर्म किए थे वो हमने कहाँ पर किए थे, वो सारे फंक्शंस हमने MS ऑफिस के एक दूसरा सॉफ्टवेयर था जिसका नाम था MS एक्सेल, राइट। MS एक्सेल में हमने सारे स्प्रेडशीट के ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। अब बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो इसके सारे ऑपरेशंस या इसके जितने भी काम हम सीखने वाले हैं वो कहाँ पर सीखेंगे, तो बच्चों MS ऑफिस ने आपको इसके लिए भी एक अलग से सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है जिसका नाम है MS एक्सेस, राइट। MS एक्सेस में क्या होगा, ये सारे फंक्शंस होंगे, हम कहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं, MS एक्सेस में हम ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करके सीखेंगे कि किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, किस किस तरीके से उनमें कीज यूज होती है, कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो ये सारी फंक्शंस हम कहाँ पर सीखेंगे, आपके MS एक्सेस में, राइट। तो चलिए देखते हैं रिलेवेंट नॉलेज में आपको क्या बताया, राइट। तो यहाँ पर आपसे कहा है डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना। डेटाबेस क्या होता है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट। अगर आप डेटा की बात किए जाए तो डेटा क्या होता है, एक अनऑर्गेनाइज वे में जो डेटा आपके पास अवेलेबल है, या रॉ फिगर्स एंड फैक्ट में जो डेटा आपके पास अवेलेबल है वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है ना। और आप उन सभी डेटा को क्या करो, एक सिस्टमेटिक वे में क्रिएट कर लो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डेटाबेस कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप समझे कि डेटा क्या है और डेटाबेस क्या है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आपका कहलाता है डेटा, जिसमें क्या होता है, एक कंटेनर होता है ना, एक समझ लीजिए एक कंटेनर है, उसमें सारी चीजें मिक्सअप है, तो वो क्या हो गया, आपका डेटा हो गया। और डेटाबेस क्या हो गया, उन सारे मिक्सअप में से सारी चीजों को क्या किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है, कि किसी पर्सन का नाम अलग रख रहे हैं, उसकी आईडी अलग रख रहे हैं, उसका कॉन्टैक्ट अलग रख रहे हैं, उसकी ईमेल आईडी अलग रख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से टेबल के फॉर्मेट में आपका डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। और डेटा क्या है, अनऑर्गेनाइज वे में जो मिक्सअप है आपके सामने पूरा, वो होता है डेटा। और जो ऑर्गेनाइज वे में प्रॉपर कलेक्शन ऑफ डेटा क्या कहलाता है, आपका डेटाबेस कहलाता है, राइट। तो आई होप इतना आप क्लियर कर चुके होंगे कि डेटा क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है। देखिए, you can visualize it as a container of information. The data is typically organized to model relevant aspects of reality, for example the availability of rooms in hotels, in a way that supports processing requiring this information, for example फाइंडिंग एन होटल विद फैसिलिटीज सच एज लॉन्ड्री, जिम एक्सेट्रा। तो क्या होता है बच्चों, जब भी आपने कुछ यहाँ पर आप
आपके सामने एक सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है। जैसे कि क्या करना है कि आपको पता करना है कि आपके पास एक होटल का सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर आपको पता करना है कि कौन से रूम खाली है ना। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि अगर वो पूरा डेटाबेस सेपरेटली बना हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि इस होटल में इस नंबर के रूम खाली हैं, और उसमें से आपको फिल्टर होके ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से होटल्स में कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे कि किसी होटल में लॉन्ड्री की फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपने क्या किया, लॉन्ड्री का फिल्टर लगा दिया, राइट। अगर आपको क्या करना है, जिम की फैसिलिटी चाहिए होटल में, तो आपने जिम का फिल्टर उसमें सेट कर दिया। तो क्या होगा, आपके सामने जो जो बॉक्स आप चेक करोगे उसके हिसाब से आपके सामने पूरा डेटाबेस बन के आ जाएगा कि हाँ ये होटल है, इसमें लॉन्ड्री की फैसिलिटी है और जिम की फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, राइट। अब बच्चों होता क्या है कि आप डेटाबेस की बात करें तो आपने कई जगह देखा होगा कि पुराने टाइम में क्या होता था कि स्कूलों में रिकॉर्ड रखे जाते थे कि पेरेंट्स क्या करती थी, हर एक स्टूडेंट की एक अलग से फाइल प्रिपेयर होती थी जिसमें उनका नाम, फादर का नाम, कौन सी क्लास है, रिपोर्ट्स कार्ड, क्या एक्टिविटी है, ये सारी चीज़ उसमें रिकॉर्ड रहती थी। और आज के टाइम पे क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं, तो वो सारा डेटा कहाँ पर फीड होता है, कंप्यूटर के डेटा में फीड होता है, राइट। तो उसके हिसाब से क्या बनता है, एक डेटाबेस बनता है हर एक स्टूडेंट का, राइट। तो ये क्या होता है, डेटा होता है। डेटा क्या है, अनऑर्गेनाइज वे में रहता है, और जो डेटाबेस रहता है उनको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, राइट। डेटा को देखिए इस तरीके से समझिए कि डेटा क्या होता है, डेटा ये देखिए हमारा डेटा क्या है, ये है हमारा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट। ये क्या हो गया, हमारा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। और जो हमारा डेटाबेस होता है बच्चों, ये देखिए हमारा डेटाबेस क्या होता है, ये होता है हमारा मीनिंगफुल डेटा, राइट। ये होता है हमारा मीनिंगफुल डेटा जिसमें क्या होती है, एक वैलिड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। या आप जो मीनिंगफुल डेटा होता है इससे क्या बनती है बच्चों, इससे बनती है इंफॉर्मेशन जो आपके काम की रहती है। अब डेटा में आपने लिखा है राम लिखा, राइट, यहाँ पे लिख दिया आपने 70, यहाँ पे लिख दिया आपने 80, यहाँ पे लिख दिया उसका ईमेल आईडी, राइट, और यहाँ पे लिख दिया उसका एड्रेस। तो ये क्या हो गया, ये पूरा मिक्सअप है। तो ये क्या है, मिक्सअप होके क्या है, ये डेटा है। और इस पे हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे प्रोसेस। अब जब इसमें हम लगाएंगे प्रोसेसिंग का फिल्टर या इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसी डेटाबेस में, तो क्या होगा, यहाँ पर बनेगा राम, है ना, कॉलोनी नंबर उसकी 70 है, रूम मकान नंबर उसका 80 है ना, ये उसका एड्रेस है, राइट, और ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर है। तो ये क्या बन गया, एक टेबल के रूप में क्रिएट हो चुका है जिसमें हर चीज में उसकी एक इंफॉर्मेशन लगी हुई है कि राम जो है 70 नंबर की कॉलोनी में रहता है, 80 नंबर उसका हाउस नंबर है, ये उसका एड्रेस है और ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर है। तो ये क्या था, डेटा था हमारा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। इसको हमने क्या किया, प्रोसेस किया और इसको सिस्टमेटिक वे में हमने जमा के क्या बना दिया, एक डेटाबेस मैनेजमेंट बना दिया। मतलब जो डेटा है उसका हमने मैनेजमेंट किया है तो वो क्या बन गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। अब चलिए देखते हैं, देखिए सपोज इफ यू ओन अ स्टेशनरी शॉप, you need to keep detailed records of materials available in your shop. You also need to store information about pricing, stocks, levels of recording, old stock, etc. While the manual system you would maintain several files and different bits of information. In the computerized system, you would use database programs such as Microsoft Access, OpenOffice org base and MySQL to organize the database as per your business need. तो यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल है बच्चों की, यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपकी खुद की एक स्टेशनरी की शॉप है, राइट। तो यहाँ पर कई तरीके की चीज़ें होंगी आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक उनको रखना है कि आपको हमेशा पता चल सके कि आपकी शॉप में ये मटेरियल ख़त्म होने वाला है या ये मटेरियल बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, राइट। तो इसके लिए आपको रिकॉर्ड रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो डेटाबेस आप कहाँ कहाँ क्रिएट कर सकते हो, MS एक्सेस पे क्रिएट कर सकते हो, ओपन ऑफिस पे कर सकते हो, या माई एसक्यूएल पे कर सकते हो, ताकि आपका रिकॉर्ड आपके पास अपडेट होता रह रहा है। जैसे कि आपको पता है कि डेटॉल खत्म हो चुका है, अब मुझे नया डेटॉल का स्टॉक बुलाना है, राइट। अब आपको पता है कि यहाँ पे सेवलॉन के बहुत सारे ओल्ड स्टॉक पहले से पड़े हुए हैं, तो अभी हमें इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, आपका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट होगा और आपका बिजनेस परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट स्टॉक में है और कौन सा प्रोडक्ट स्टॉक में खत्म होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर बच्चों आप समझ गए कि डेटाबेस किस तरीके से काम करता है और डेटाबेस हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए
The database concept has evolved since 1960 to ease increasing difficulties in designing, building and maintaining complex information system, typically with many concurrent end users and with a large amount of diverse data. In this lesson, you will learn database concept and to work with a database management system. तो बच्चों क्या हुआ था, डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट था वो आया था 1960 में। कब आया था, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी कि डेटाबेस को हम अपने जो हमारे पास जो इतना बल्क अमाउंट में जो डेटा है उसको हम मैनेज कैसे करें, है ना। अब एक जो सॉफ्टवेयर होता है उस पर कई सारे लोग काम करते हैं, सबके अलग अलग डेटा रहता है, कोई डिज़ाइनिंग में काम कर रहा है, कोई मार्केटिंग में काम कर रहा है, कोई सेल्स में काम कर रहा है, तो सभी का डेटा क्या हो बच्चा अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, हर पर्सन अपनी अलग अलग फाइल बनाएगा तो उनको मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए कि कभी कोई फाइल गुम हो गई तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें क्या किया जाए कि सारे डेटा को क्या किया जाए, समराइज किया जाए, राइट। सारे डेटा को एक टेबल के फॉर्म में समराइज किया जाए ताकि वो अपने अकॉर्डिंग मतलब अपडेट होता रहे, है ना, हम उसको टाइम टू टाइम अपडेट कर सके। जिससे क्या होगा, हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट का जो डेटा रहेगा जिसको संभालने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं ना। जो हमारे पास डाइवर्स डेटा है उसको हम समराइज कर सकते हैं और इजीली उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट डेटाबेस सिस्टम, है ना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेटा सिस्टम, ये क्या होता है, इन सब का बच्चों समराइज रूप होता है आपका डेटाबेस, है ना। समराइज कॉन्सेप्ट होता है डेटाबेस, जिसमें क्या होता है, बल्क में इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। इसके बहुत सारे की फीचर्स है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि किस तरह से डेटाबेस आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। डेटा क्या है, अनऑर्गेनाइज वे ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। तो इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन प्ले अ वेरी एसेंशियल रोल इन एवरी पर्सनस लाइफ, है ना। हर चीज़ की इंफॉर्मेशन का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बच्चों आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स कौन से हैं, पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या है, मतलब आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब हर पर्सन की इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो, सेक्टर अलग अलग होता है। कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है तो उसको गवर्नमेंट की स्कीम, कब कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, कब कौन सा ऐप लॉन्च हुआ, कौन सी सरकार ने कौन सा MOU साइन किया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको पता रहनी चाहिए। तो डेटाबेस में क्या रहता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग अपडेट होती रहती है, राइट। या आप उसको मैनुअली भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं बच्चों, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आप देख पा रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज वे में आपके सामने डेटा यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। A database management system is a software package with a computer program that controls the creation, maintenance, and use of a database. It allows organization to conveniently develop database for various applications. A database is an integrated collection of records, files, and other objects. मतलब database क्या है, इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स या कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसमें क्या होता है, कई तरीके के रिकॉर्ड्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, फोटोज वीडियोस ऑडियोज, इन सब का क्या होता है बच्चों, कलेक्शन होता है, ओके। A DBMS allows different users application program to concurrently access the same database. यहाँ पर आपको डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है वो क्या करता है, कॉन्करेंटली एक्सेस करता है डेटाबेस को, मतलब एक ही डेटाबेस को कई पर्सन सेम टाइम पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वेल नोन डेटाबेस इंक्लूड, मतलब जो बहुत ज़्यादा वेल नोन फेमस डेटाबेस है उनका नाम आपने भी सुना होगा और आपको याद होना चाहिए, जैसे कि बच्चों ओरेकल, IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पोस्टर SQL, MySQL, फॉक्स प्रो और SQL लाइट। ये सारे क्या है बच्चों, डेटाबेस के नाम हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर हैं। तो आपको इन सभी के नाम बच्चों टिप्स पे याद होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है कि ओरेकल किस तरीके का सॉफ्टवेयर, तो आपको पता होना चाहिए ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना डेटाबेस मैनेजमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इतना आप समझ गए होंगे कि डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे बच्चों ये देखिए, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देख पा रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये तीन चीज़ों में बटा होता है, एप्लीकेशंस,
अदर डीबीएमएस और यूजर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो डीबीएमएस है यहाँ पर क्या होगा, डिफाइन है रिकॉर्ड्स, क्वेरी, अपडेट, मैनेज और डेटा। तो डीबीएस में क्या होता है, आप डिफाइन क्या कर सकते हो, टेबल को डिफाइन कर सकते हो, रिकॉर्ड्स रख सकते हो, क्वेरी कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो अपने डेटा को, और अपने डेटा को आप क्या कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो, राइट। अब देखिए ये जो डेटा है ये मैनेज कहाँ पर होगा, इसका स्टोरेज एरिया कौन सा होगा। तो बच्चों इसका स्टोरेज एरिया यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 4 तरीके से बने हो। पहला है रिलेशनल डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस, फ्लैट फाइल्स एंड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कहते हैं इसको, या ऑब्जेक्ट डेटाबेस भी आप इसको कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये 3 तरीके की चीजें हैं, तो इसमें हम सीखते हैं कि पहला जो होता है वो क्या होता है, जो आपका डेवलप करता है, मतलब ये हो गया डिजाइनर है ना, ये डिजाइनर हो गया जिसने क्या किया, डेटाबेस को क्रिएट किया है, राइट, इन्होंने डेटाबेस को क्रिएट किया है। जो अदर डीबीएमएस ये क्या होगा, ये होगा एडमिन, ये क्या करेंगे, जितना भी इन्होंने क्रिएट किया है ये इसको एडमिन करेंगे। और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गए आपके यूजर्स। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इनसे कहा गया है स्कूल के डीन ने कि भाई आप हमें एक डेटाबेस क्रिएट करके दे दीजिए हमारे स्कूल के मैनेजमेंट के लिए, जिसमें क्या रहे, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड रहे, टीचर्स के रिकॉर्ड रहे, लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स रहे। तो इन्होंने क्या किया, इनसे जो जो कहा गया इन्होंने वो सारी चीजें हमें डिजाइन करके दे दी है ना। तो ये क्या हो गया, इन्होंने हमको क्या किया, एप्लीकेशन क्रिएट करके दे दी, राइट। अब जो यहाँ पर अदर डीबीएमएस मतलब जो एडमिन की बात आती है, तो एडमिन क्या होता है, जो क्या करेगा, उसके पास जो डेटाबेस आ गया है उसको मैनेज करेगा, है ना, उसको मैनेज करेगा कि कौन कौन से यूजर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब वो परमिशन ग्रांट करेगा कि कितने यूजर्स इसको एक्सेस देना है, मतलब कितने यूजर्स को इसकी एक्सेस ग्रांट करनी है, मतलब कौन कौन से टीचर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं, कौन से क्लास के स्टूडेंट इसको एक्सेस कर सकते हैं, और कितनी लाइब्रेरी या कितने डिपार्टमेंट्स के जिनको अलग अलग काम बटा हुआ है वो यहाँ पर डिस्कस या एक्सेस कर सकते हैं। और ये हो गए बच्चों यूजर्स, जहाँ पर जिनका यहाँ पर डेटा बना रहेगा, राइट। तो यहाँ पर आप समझे, यहाँ पर डेटाबेस में उन सभी का डेटा रहेगा, इन्होंने डेटाबेस क्रिएट करके दिया है, और ये क्या करेंगे, यहाँ पर परमिशन ग्रांट करेंगे, राइट। और ये क्या हो गया, ये यहाँ पर है डेटाबेस। अब ये तो बन गया डेटाबेस। अब डेटाबेस का स्टोरेज कहाँ पर हो सकता है, तो पहला है बच्चों रिलेशनल डेटाबेस, यहाँ पर आप डेटाबेस स्टोर कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है हायरार्किकल डेटाबेस, मतलब हायरार्किकल मतलब स्टेप वाइज, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होते हैं ब्रांचेस, लीव्स, या इस तरह से पेरेंट चाइल्ड का एक स्ट्रक्चर चलता है जिसमें आपकी फाइल्स स्टोर होके रहती है, राइट। तो ये भी क्या होता है कि स्टोरेज का एक तरीका होता है या डेटाबेस का एक तरीका होता है जिसको कहा जाता है हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा होता है बच्चों आपका फ्लैट फाइल्स, और थर्ड होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, जिसमें क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती है, जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, ये सारी चीजें इसमें यूज होती है, राइट। तो ये हो गया आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक थोड़ा सा ओवरफ्लो, ओके। चलिए आगे चलते हैं। देखिए डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज इन 2 वेज, मतलब यहाँ पर जो आपका डेटा है वो 2 तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। पहला है बच्चों फ्लैट फाइल्स, फ्लैट फाइल्स क्या होती है पहले ये देखेंगे, और दूसरा है हमारा रिलेशनल, ओके। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्लैट फाइल्स पे। देखिए डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमेशा हम ये करते हैं कि हम कम से कम डेटा यूज कर सके, राइट, मतलब जितना हो सके उतना कम ही कर सके अपने डेटा में, राइट। देखिए डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल, डेटा हमेशा आपका एक सिंगल टेबल में स्टोर रहेगा, जैसे कि स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, क्लास, डिपार्टमेंट, है ना, ये सारा क्या रहेगा एक टेबल में स्टोर रहेगा। तो ये क्या हो गई आपकी एक फ्लैट फाइल हो गई, है ना, यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट डेटा, जिसमें आप कम अमाउंट का डेटा आप उसके लिए सुटेबल रहेगा, राइट। नेक्स्ट है बच्चों हमारा रिलेशनल। अब यहाँ पर रिलेशनल समझते हैं। डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स एंड द टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फीड। रिलेशनल इज सुटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। रिलेशनल मतलब यहाँ पर देखिए फ्लैट फाइल्स मतलब सारा डेटा कहाँ पर रहेगा आपके एक सिंगल टेबल में रहेगा, राइट, मतलब जहाँ कम डेटा आपको यूज करना है उसके लिए आप फ्लैट फाइल्स यूज करोगे, ओके, इतना आप समझ गए। दूसरी बात आती है बच्चों रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस यहाँ पर क्या होगा मल्टीपल टेबल्स यूज करोगे, और सारे टेबल्स का क्या रहेगा एक दूसरे से कलेक्शन होके रहेगा, या सारे टेबल्स एक दूसरे से लिंक बनाते हुए चलेंगे, कि मतलब पहले स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 1 हमने मान लिया कि उसका नाम संदीप है या अंकिता है, अंकिता का नाम है तो अंकिता पे क्लिक किया तो उसका पूरा डेटाबेस खुल गया, राइट। अब अंकिता की हम क्लास 9th पे गए तो हमने देखा कि उसको हमें चाहिए उसके मैथ्स के सब्जेक्ट,
मैथ्स के नंबर देखने तो हमने मैथ्स पे क्लिक किया तो मैथ्स का पूरा डेटा आ गया उसका। तो ये क्या हो गया, ये लिंक डेटाबेस बन गया हमारा। देखिए ये इस तरीके से एक टेबल बनेगा आपका। देखिए ये टेबल हम यहाँ पे क्रिएट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट किया है, ये रोज और कॉलम हो गई, राइट। कॉलम को यहाँ पे बच्चों फील्ड कहा जाता है और रोज को यहाँ पर टपल कहा जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर रोज और कॉलम हो गए। मान लीजिए ये 101 है, उसका नाम है अंकिता, राइट। अब यहाँ पे हमने क्लिक किया कि अंकिता के टेबल पे, मैंने अंकिता के नाम पे क्लिक किया, तो अंकिता के नाम पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक और टेबल ओपन हो गया। तो यहाँ पर अंकिता के नाम की पूरी डिटेल आ गई कि अंकिता कौन सी क्लास में है, अंकिता का सब्जेक्ट क्या है, अंकिता कौन से सेक्शन में है ना। तो ये सारा डेटा आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर मुझे चाहिए उसका रिकॉर्ड कि वो करिकुलर एक्टिविटी में कौन कौन से गेम्स खेलना पसंद करती है, तो अगर हम करिकुलर एक्टिविटी का ब्लैंक बनाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो उसका पूरा टेबल ओपन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपको रिलेशनल डेटाबेस हो गया, जिसमें क्या होते हैं, मल्टीपल टेबल्स यूज होते हैं। जो सारे टेबल्स क्या रहते हैं, उनमें एक कॉमन फील्ड रहती है जिसमें आप क्लिक करते जाओगे और लिंक अपने आप ओपन होते जाएगी, राइट। रिलेशनल इज सुटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज किया जाता है रिलेशनल डेटाबेस। और जो कम अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसके लिए आप फ्लैट फाइल्स को यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा डेटाबेस सर्वर। अब देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों डेटाबेस सर्वर। अब सर्वर क्या होता है, अब जितना भी डेटा आप अपने डेटाबेस में क्रिएट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं तो सेव होना ही है। तो उसके लिए क्या क्रिएट करना पड़ता है बच्चों, एक सर्वर क्रिएट करना पड़ता है जहाँ पर वो क्या होता है, स्टोर होता है। जैसे कि आप क्या, हम एक मैनुअल वे देख लेते हैं कि एक स्कूल है, स्कूल में क्या हुआ, 100 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सारे स्टूडेंट की क्या हुई बच्चों, एक अलग अलग फाइल प्रिपेयर हुई है। तो ये क्या हो गया, अलग अलग फाइल प्रिपेयर हुई है, तो ये क्या हो गया, ये डेटाबेस हो गया। अब सारी फाइल्स को एक अलमारी में रखा जा रहा है तो वो क्या हो गया, हमारा सर्वर हो गया, राइट। देखिए ये सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट, ये स्टूडेंट 1, ये स्टूडेंट 2 और ये स्टूडेंट 3, राइट। तो इन सारे स्टूडेंट्स का डेटा कहाँ पे रखा रहा है, इस सर्वर पे रखा रहा है ना, ये सर्वर पे रखा रहा है। और ये सर्वर ये डेटाबेस पे रखा रहा है और ये डेटाबेस को हम कहाँ पर रख रहे हैं, ये सर्वर पे रख रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है। जैसे कि अब मैनुअली मैंने आपको समझाया कि 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट्स के अलग अलग फाइल्स बनी है, अलग अलग फाइल्स बनी है, मतलब क्या बना है, वो उनका डेटाबेस बना है। अब उस डेटाबेस को या उस सारी फाइल्स को हम कहाँ पर रख रहे हैं, एक अलमारी में रख रहे हैं या एलमीरा में रख रहे हैं। तो जो इस एलमीरा में रख रहे हैं वो क्या हुआ, डेटाबेस सर्वर हुआ। मतलब सारा रिकॉर्ड कहाँ पर सेव है, उस अलमारी के अंदर सेव है। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट है आपके डेटाबेस सर्वर का, राइट। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं। Database server are dedicated computers that hold the actual database and run only the DBMS and related software। तो यहाँ पर क्या होता है, जो डेटाबेस सर्वर होता है उसमें क्या होता है, सारे कंप्यूटर का डेटा उसमें होल्ड होता है, मतलब सारे कंप्यूटर का डेटा उसमें स्टोर रहता है। एंड रन ओनली द DBMS एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर, और रन कहाँ पर होता है, या तो DBMS में होता है या DBMS से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें ये डेटाबेस सर्वर पे रन होता है। ओके, देखिए typically database available on the database servers are accessed through command lines or graphic user interface tools referred to as front ends. Database server are referred to as backend. Such type of data access is referred to a client server model। तो यहाँ पर बच्चों दो तरीके के मॉडल आपको दिखाए गए हैं, एक है बैकएंड और दूसरा है क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल। मतलब क्लाइंट क्या है, आपको मतलब सर्वर से डेटा खींचना है ना, सर्वर से डेटा आप एक्सेस कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि जितना भी डेटा आपके सर्वर पे सेव है आप उसको या तो DBMS में रन करा सकते हो या DBMS के जैसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें DBMS के सर्वर की फाइल्स रन हो सकती हैं, आप उसमें ये उनको रन करा सकते हो। अब यहाँ पर आपको पूछा है कि जो रन कराना है वो किससे रन होगा, कुछ कमांड लाइन्स होंगी जो उसके ग्राफिक यूजर्स होंगे, राइट। तो ये होता है बच्चों आपका डेटाबेस सर्वर, जिसमें क्या होता है सारा जो डेटाबेस आप बनाते हो उसको आप स्टोर करके वहां पर रखते हो, राइट। ये सारा डेटाबेस यहाँ पर इन सारे स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पर बना हुआ है और ये सारा डेटाबेस कहाँ पर सेव हुआ है, यहाँ पर सेव हुआ है। अब इन्होंने चाहिए कि इनको इनका डेटा एक्सेस करना है तो इन्होंने क्या किया, क्वेरी कर दी, तो यहाँ से सर्वर से डेटा इनके पास आ गया, ये सर्वर से डेटा इनके पास आ गया, राइट। आप समझ पा रहे हैं। सबसे पहले हमने सारा डेटा की फाइल्स बनाई, उसको वो बन गया डेटाबेस और उस डेटाबेस को हमने सर्वर पर डाल दिया। अब सर्वर से जब भी हमें डेटा चाहिए तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इतना आप समझे कि डेटाबेस सर्वर क्या होता है,
राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं आपके डेटाबेस की। तो यहाँ पर ये तो देखना है कि इतनी सारी चीज़ें तो हमने देख ली कि डेटाबेस क्या है, डेटा क्या है, डेटाबेस क्रिएट कैसे होगा, डेटा सर्वर क्या है। तो उसके कुछ एडवांटेजेस हैं बच्चों, तभी तो हम डेटाबेस यूज़ करते हैं, अदरवाइज मैनुअली भी काम कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मैनुअली काम करने में क्या होता है, देखिए रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर रिडंडेंसी का रिडक्शन होता है। मतलब रिडंडेंसी मतलब जो एक काम बार बार हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर आपके सामने 6 पर्सन्स खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे ये ब्लू है, पर्पल है, रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों रेड हो गए, ये दोनों रेड हो गए, तो इसलिए इन पे एक फिल्टर लग गया कि यहाँ पर एक अलर्ट का साइन आ गया कि रेड कलर का पर्सन ऑलरेडी आपके डेटाबेस में एक्सेस है। तो ये क्या करता है, आपकी जो रिडंडेंसी है या डुप्लीकेट डेटा को क्या करता है, रिड्यूस करता है ना, डुप्लीकेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब देखिए, द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंटेन्स मल्टीपल फाइल्स that are to be stored in many different locations in a system or even across multiple systems. Because of this, there were sometimes multiple copies of the same files which lead to data redundancy. मतलब क्या होता है बच्चों, कई बार आप अपने डेटा को अपने पीसी में या अपने लैपटॉप में स्टोर करते होंगे, तो जो फाइल्स ऑलरेडी आपके लैपी में डली होती है, तो उसके लिए आपके पास एक मैसेज आता है कि दिस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप उसको स्किप करोगे तो वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और ओके करोगे तो वो सेव हो जाएगी। और सेव करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, उसको रीनेम करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो डुप्लीकेट डेटा होता है उनको कट आउट किया जाता है, मतलब जो डुप्लीकेसी है उसको यहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है, राइट। समझ गए बच्चों आप अपना। तो डेटाबेस में एक क्वालिटी इसकी ये है या एक एडवांटेज ये है कि ये जो रिडंडेंसी है उसको रिड्यूस करता है, राइट। देखिए, this is prevented in database as there is a single database and any change in it reflected immediately. Because of this there is a no chance of encountering duplicate data. तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई डुप्लीकेट डेटा यहाँ पर अवेलेबल होता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, और रिफ्लेक्ट करके उसको एनकाउंटर कर देता है, और आपको अलर्ट का मैसेज कर देता है कि भाई यहाँ पर इस नाम का पर्सन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इसको या तो रीनेम करिए या इस फाइल को यहाँ से रिजेक्ट करिए। तो यहाँ पर आप इतना समझ गए कि डेटाबेस में रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है और किस तरीके से डेटाबेस में रिडंडेंसी को रिड्यूस किया जाता है, राइट। तो पहला एडवांटेज हो गया रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे शेयरिंग ऑफ डेटा। In database, the users of database can share the data among themselves. There are various level of authorization to access the data, and consequently the data can only be shared based on the authorized user. तो यहाँ पर क्या, डेटाबेस की एक दूसरा एडवांटेज है शेयरिंग ऑफ डेटा, मतलब जो डेटा है वो मल्टीपल लोगों में शेयर है। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो डेटा जितने लोगों में शेयर हो रहा है, क्या वो शेयर ऑथराइज्ड है या नहीं, जिस पर्सन को आप डेटा शेयर कर रहे हैं वो ऑथराइज्ड यूजर है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है, ऑथराइजेशन चेक लगा रहता है कि आप जिस भी पर्सन को डेटा शेयर करोगे वो ऑथराइज होना चाहिए, राइट। Many remote users can also access the database simultaneously and share the data between themselves. यहाँ पर क्या करते हैं, ये तीनों अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, राइट। अगर ये किसी भी लोकेशन पे हो, रिमोट लोकेशन पे हो, तो भी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और उनमें जो भी उनको अपडेशन मॉडिफिकेशन करना है वो कर सकते हैं। बट ये सारे डेटा या सारे यूजर्स कैसे होने चाहिए, ऑथराइज होने चाहिए, राइट बच्चों। आई होप बच्चों ये इतना आप समझ पा रहे होंगे कि क्या समझाया जा रहा है आपको, कि रिडंडेंसी क्या है, शेयरिंग ऑफ डेटा क्या है, राइट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट आता है डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब जो उसकी ओरिजिनलिटी है वो बनी रहती है या नहीं, राइट। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स that the data is accurate and consistent in database. Data integrity is very important as there are multiple database in database. All of these database contain data that is visible to multiple users.
So it is necessary to ensure that the data is correct and consistent in all the database and for all the users. तो मतलब यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि भैया इतना बड़ा डेटाबेस बना हुआ है और इतने सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उतने सारे लोग उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद भी जो आपका डेटा है वो हमेशा एक्यूरेट बना रहता है। जिस तरीके से जो नाम आप सेव कर रहे हो आपको बाद में भी वो वही नाम बना रहेगा, मतलब उसकी एक्यूरेट और कंसिस्टेंसी वहाँ पर अवेलेबल रहती है, राइट। डेटा इज इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज देयर आर मल्टीपल डेटाबेस इन अ सिस्टम, है ना। अगर आपके डेटाबेस में बहुत सारे डेटाबेस हैं, आपके डीबीएमएस में बहुत सारे डेटाबेस ऑलरेडी सेव हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रहे कि आपका डेटा हमेशा एक्यूरेट बना रहेगा। आपके डेटाबेस में आप जो डेटा सेव कर रहे हो आपको बाद में भी वही डेटा आपके डेटाबेस में आपको मिलने वाला है, राइट। तो इसकी एक इसका पॉइंट ये हो गया कि हमेशा डेटा की इंटीग्रिटी या एक्यूरेसी हमेशा बरकरार रहेगी, राइट बच्चों, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, डेटा सिक्योरिटी, राइट। अब डेटा सिक्योरिटी क्या होता है? डेटा सिक्योरिटी इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अ डेटाबेस. Only authorized users should be allowed to access the database and their identity should be authenticated using a username and password. Authorized users should not be allowed to access the database under any circumstance it violate the integrity constraint. मतलब क्या होता है डेटा सिक्योरिटी? अब इतना बड़ा डेटाबेस बना है तो उतने ही डेटा की क्या है, सिक्योरिटी भी बनी हुई है, ओके। तो यहाँ पर डेटा उतने ही लोगों के पास शेयर होता है जितने लोग उस डेटा को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज है। और ऑथराइज कैसे होंगे कि हर यूजर्स के पास अपना आईडी और अपना पासवर्ड होगा, राइट। उस यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है बच्चों, डेटा की सिक्योरिटी बनी रहती कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन या अनऑथराइज यूजर आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब आपका डेटा जहां पर भी है सेफ है, राइट। तो इतना आप समझ गए कि डेटा सिक्योरिटी क्या है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बात आती है प्राइवेसी की। प्राइवेसी मतलब देखिए, the privacy rule in a database state that only the authorized users can access a database according to its privacy constraint. मतलब जो database की privacy policy है उसके according जो authorized users है बस वही उस database को access कर सकते हैं, right? To secure data levels are set in the database and users can only view the data which is allowed to seen. मतलब आपके सामने जो अगर आप उसके ऑथराइज यूजर नहीं है तो आपके सामने सिर्फ उतना ही डेटा अवेलेबल रहेगा जितना वो आपको दिखाना चाहते हैं ना, जितना डेटा आप देखने के लिए अलाउ हो, ओके। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्शन रहेगा आपके डेटा की प्राइवेसी के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन सोशल नेटवर्किंग साइट access constant are different for a different account a user may want to access. तो यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया है सोशल मीडिया का कि आपने कई बार देखा होगा कि किसी भी पर्सन की आप एफबी आईडी पर जाते हो तो उसमें उतनी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो जितना सामने वाला पर्सन दिखाना चाहता है। अगर वो अपने फ्रेंड्स को हाइड करना चाहता है तो आप उसके फ्रेंड्स को नहीं देख सकते हो। अगर वो अपने फ्रेंड्स की जो लिस्ट है उसको ओपन रखेगा तो उसके आप सारे फ्रेंड्स देख सकते हो। अगर वो अपनी एक्टिविटी को ब्लॉक करके रखेगा तो आप देख सकते हैं, अगर वो अनलॉक रखेगा तो आप सारी देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आप उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि कितना डेटा वो अनऑथराइज यूजर्स को दिखाना चाहता है, राइट। तो अगर इतनी सारी क्वालिटी आपको दे रहा है तो ऑब्वियसली वो आपके साथ पासवर्ड प्रोटेक्शन की प्राइवेसी भी रखेगा ही, राइट। तो उसमें एक रहती है पासवर्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी आपका डेटाबेस यूज करता है ताकि आपके कोई भी अनऑथराइज यूजर्स आपके डेटाबेस को एक्सेस ना कर सके, ओके बच्चों। चलिए नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर बैकअप एंड रिकवरी, ओके। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक cares of backup and recovery. The users don't need to backup data periodically because it is taken care of the DBMS. Moreover, it is also restore the data after a crash or system failure to its previous condition. तो बच्चों क्या होता है कि आप डेटाबेस में जितना भी डेटा स्टोर करके रख रहे हो तो हमेशा आपको उसके लिए बैकअप या रिकवरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डेटाबेस जो रहता है वो ऑटोमेटिकली अपने डेटा को सर्वर पर सेव करते जाता है। अगर बाई चांस आपका सिस्टम क्रैश
क्रैश हो सकता है या सिस्टम में कोई फेलियर आ जाता है, उसके बाद भी आप अपना डेटा एज इट इज़ आपको बाद में मिलने वाला है। जब भी आप उसको दोबारा से लॉगिन करोगे तो भी आपको वो सारा डेटा आपके पास मिल जाएगा, राइट। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी आप क्या करते हो, अपना कॉन्टेक्ट या किसी पर्सन का कॉन्टेक्ट अपने फ़ोन में सेव करते हो, तो वो क्या है, एक तरीके से डेटाबेस। आप उसमें क्या क्या सेव करते हो, किसी पर्सन का नाम सेव करते हो, लास्ट नाम सेव करते हो, कॉन्टेक्ट नंबर सेव करते हो, एड्रेस सेव करते हो, ईमेल सेव करते हो। तो ये क्या हो जाता है, एक तरीके की लिस्ट बनी होती है। उसमें क्या होता है, एक तरीके का फॉर्म होता है जिसमें उन सारे पर्सन्स की डिटेल होती है, मतलब किसी एक पर्सन की पूरी डिटेल होती है। हम उसको सेव करते हैं तो आप क्या करते हो, बैकअप बना के रखते हो कि या तो आप उसको गूगल पर सेव कर देते हो या iCloud पे सेव करते हो। तो ये क्या हो जाता है, आपका सर्वर वहाँ पर सेव रहता है, मतलब आपका जो डेटा है वो एक सर्वर पे जाकर स्टोर हो जाता है। इन केस आपका सिस्टम कभी, आपका लैपी या आपका फ़ोन कभी गुम हो चुका है या ख़राब हो चुका है, तो क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में आप उसी डेटा को या उसी सेम यूज़र आईडी पासवर्ड से मतलब दूसरे फ़ोन में एक्सेस करोगे तो एज इट इज़ पूरा डेटा आपके फ़ोन में ओपन हो जाता है, राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होता है कि आप जो भी डेटा यूज़ करते हो वो ऑटोमेटिकली सर्वर पर अपडेट हो जाता है। इन केस आपका सिस्टम कभी क्रैश हो जाता है या फिर सिस्टम फेलियर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप दोबारा अपने सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हो, दोबारा अपनी चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हो, तो सिंपली आप उसमें आईडी पासवर्ड डाल के उसको दोबारा बैकअप और रिकवरी कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको एक बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड करता है कि आप अपने डेटा की रिकवरी और बैकअप लेने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं कर पड़ती, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपने डेटा को अपने सर्वर पर सेव करता जाता है, राइट। अब देखिए डेटा कंसिस्टेंसी मतलब डेटा कंसिस्टेंसी इज ensured in a database because there is no data redundancy. Data consistency means there should be multiple mismatching copies of the same data. कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर आपके पास कोई डेटा है वो मतलब वो तो एक तरीके का बहुत सारा मिक्सअप है ना। तो डेटाबेस में क्या होता है, सारी फाइल सेपरेट होके सेव होती है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले क्या करता है, डुप्लीकेट डेटा को रिजेक्ट किया जाता है। अब डुप्लीकेट्स डेटा रिजेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर सारा जो डेटा रहेगा वो सिस्टमेटिक रहेगा, मतलब यहाँ पर जो डुप्लीकेसी है वो अलाउ नहीं है। मीन्स डेटा कंसिस्टेंसी देयर शुड बी मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ अ सेम डेटा, मतलब यहाँ पर हर डेटा अपने आप में आपको यूनिक मिलेगा, मतलब कोई भी डेटा की यहाँ पर आपको कॉपी नहीं मिलेगी। ओके बच्चों, इतना समझ गए, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल डेटा अपीयर्स कंसिस्टेंटली अक्रॉस द डेटाबेस एंड मस्ट बी सेम फॉर ऑल द यूजर्स बीइंग ऑन द डेटाबेस। तो जो भी डेटा यहाँ पर सेव है और जितने भी यूजर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं उनके लिए सारा डेटा सेम रहेगा और 24/7 ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ओके, देखिए moreover any changes made to the database are immediately reflected to the all users and there is a no inconsistency। तो क्या होता है बच्चों, जब भी कोई इसमें अपडेट करेगा तो वो सारे यूजर्स को दिखेगा कि हाँ इसमें कोई नया नंबर ऐड हुआ है, या कोई किसी भी पर्सन ने या समझ लीजिए कि किसी भी पर्सन ने अंकित नाम के पर्सन को दोबारा ऐड कर लिया, तो वो सारे लोगों को रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर तो रिपीटेशन हो चुका है, मतलब अंकित नाम का पर्सन ऑलरेडी सेव था और किसी ने फिर से सेव कर लिया, तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा, डुप्लीकेसी को वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर बच्चों आप समझ गए कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पर रिपीटेशन को अलाउ नहीं किया जाता है, सारा डेटा अपने आप में यूनिक रहेगा। ओके देखिए साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल इन अ सेम डेटाबेस, और सारे डेटाबेस सारे पर्सन के लिए 24/7 क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा, राइट। और जो भी उसमें चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, सारे यूजर्स को रिफ्लेक्टेड होने लगेंगे इमीडिएटली बेसिस पे, राइट। तो ये आप समझ गए कि डेटा कंसिस्टेंसी क्या होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर है फीचर्स ऑफ डेटाबेस। तो आई होप बच्चों मैंने आपको डेटाबेस के एडवांटेजेस बहुत अच्छे से समझाए हैं, आप सभी को डेटाबेस का एडवांटेजेस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए भी आ सकता है। अगर आपको लिखने के लिए आता है तो आई होप बच्चों आप इन सभी को लाइन वाइज एग्जैक्ट पॉइंट से आप लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए फीचर्स ऑफ डेटाबेस क्या है। फीचर्स ऑफ डेटाबेस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर बच्चों आपके सामने कई तरीके के, मतलब 4 तरीके के डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर दिए गए हैं। पहला है बच्चों रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,
सेकंड है नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थर्ड है बच्चों आपके सामने हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और फोर्थ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पर बच्चों आपको देखना ये है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, राइट। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से है कि सारा डेटा आपका कहाँ पर सेव रहेगा, टेबल्स में मैनेज रहेगा, है ना। सारा डेटा जो रहेगा टेबल के फॉर्म में आपका मैनेज रहेगा, तो टेबल के बीच में क्या रहेगा, ये रिलेशन क्रिएट करेगा, इसलिए इनको कहेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। और जो नेटवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, लिंक के फॉर्म में आपका डेटाबेस अवेलेबल रहेगा। मान लीजिए इस टेबल की डेटा पे लिंक किया, इस टेबल की डेटा पे लिंक किया, तो ये दूसरा डेटा हमारा ओपन हो गया, इस लिंक पे क्लिक किया तो दूसरा टेबल ओपन हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल मतलब हर टेबल का एक दूसरे से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, और नेटवर्क मतलब जो सारा डेटा रहेगा आपका नेटवर्क का, मतलब नेटवर्क डेटाबेस मैनेज से ये रिलेशन है कि जो सारे टेबल्स रहेंगे वो आपके जो लिंक के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल रहेंगे। हायरार्किकल का मतलब होता है जो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ब्रांचेस, लीव्स, तो जो सारा डेटा रहेगा आपका ट्री लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड रहेगा, ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब यहाँ पर जो रिकॉर्ड रहेगा वो रहेगा, जो आपका रिकॉर्ड रहेगा वो आपके मैनेज होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के रूप में, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लाइक C++, जावा, .NET, इन सारी फॉर्म में आपका डेटाबेस मैनेजमेंट अवेलेबल रहेगा, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आप जो देख रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस, ये तो आपको पता है कि हमने आपको बता दिया कि ये टेबल के फॉर्म में क्रिएट होता है, राइट। तो अगर बच्चों आप आगे जाते हो तो अभी तो हमारे पास ये सिर्फ एक एक टॉपिक है, राइट। आगे आप इन फ्यूचर किसी कोर्स में पढ़ोगे या कंप्यूटर का कोर्स लेके आगे पढ़ोगे तो ये आपके लिए एक एक सब्जेक्ट के फॉर्म में रहेंगे। इन सारे जो टॉपिक्स हैं इनकी पर्सनल सेपरेट बुक आपके पास रहेगी अगर आप इनको आगे पढ़ना चाहोगे तो, राइट। जैसे कि हायरार्किकल डेटाबेस, ये क्या होता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें मतलब चाइल्ड पेरेंट वाली पॉलिसी काम करती है कि एक पेरेंट है, फिर उनके दो चाइल्ड है, फिर उनके दो चाइल्ड है, तो ये क्या बनता है, इस तरीके से बनता है। देखिए ये एक पेरेंट हो गए, ये इनका चाइल्ड हो गया, फिर ये इनका चाइल्ड हो गया, फिर इनका ये चाइल्ड हो गया, तो ये क्या एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनते जाता है, राइट। तो ये इसको बोलते हैं हम हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, जो सारा जो डेटाबेस रहता है वो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फॉर्म में सेव होता है, जैसे कि C++, जावा, ओरेकल, .NET, तो ये इसमें सेव होता है, राइट। रिलेशनल हमने आपको समझाया कि ये टेबल के फॉर्म में क्रिएट किया जाता है, नेटवर्क जो होता है वो आपका लिंक के थ्रू क्रिएट किया जाता है। तो ये क्या है बच्चों, ये फीचर्स हैं आपके डेटाबेस के, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए बच्चों रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसमें हमको सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस अभी पढ़ना है, तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जितना आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए Relational Database Management System, that is RDBMS, is a type of DBMS software that uses a relational database model for its database। मतलब जो आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो टाइप है आपके डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का, है ना, जिसमें क्या होता है रिलेशनल डेटाबेस का मॉडल होता है आपके डेटाबेस में, राइट। अब देखिए आरडीबीएमएस प्रोवाइड द फीचर, जो आपका आरडीबीएमएस है वो क्या करता है, कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, टेबल को क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हो, किसमें, रिलेशनल डेटाबेस में, राइट। दिस मेक्स इट इजी टू सर्च एंड रिट्रीव द डेटा within the database and ensure that data integrity is maintained। तो ये क्या करता है, आपके डेटा को एक्सेस करना बहुत इजी बना सकता है, ताकि आप जो भी डेटा को एक्सेस करना चाहते हो वो बहुत इजीली कर सकते हो। और ये इंश्योर करता है कि आपके डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, उसमें सारी चीज़ों को हेल्प करता है आपका आरडीबीएमएस, राइट। देखिए द रिलेशनल स्ट्रक्चर मेक्स इट पॉसिबल टू रन क्वेरीज अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स एट वन। Some example of RDBMS are Oracle, LibreOffice Base, MS Access, Skybase, MySQL and MS SQL। तो बच्चों आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं कि RDBMS के एग्जाम्पल कौन से हैं, Oracle है, राइट, ओपन ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, LibreOffice Base है ना, MS Access है, Skybase है, MySQL है और MS SQL। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके RDBMS के, राइट। तो यहाँ पर आप इतना समझ गए कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ओके। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात है बच्चों यहाँ पर आती है कॉन्सेप्ट ऑफ कीज,
मतलब यहाँ पे की का कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे की किस लिए यूज होने वाली है, राइट। देखिए, अ की प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिलेशनल डेटाबेस, राइट। जो की है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके रिलेशनल डेटाबेस में, राइट। RDBMS में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी कीज़ का। इट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफाई यूनिक रिकॉर्ड्स, मतलब आपके टेबल में जो भी रिकॉर्ड हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो कीज़ यूज होती है उनके कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, कीज़ कहा जाता है, राइट। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि जो आपके टेबल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है उनको क्या कहा जाता है, कीज कहा जाता है, राइट। जो रिकॉर्ड्स होते हैं, आपका जो टेबल होता है वो किस फॉर्म में क्रिएट होता है, रोज और कॉलम में। अब यहाँ पर जो रोज हैं और कॉलम, राइट, रोज को क्या कहा जाता है यहाँ पर, टपल्स भी कहा जाता है, राइट। फ्रॉम अ टेबल, देखिए, इट ऑल्सो एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप अमंग द टेबल, तो ये क्या करती है, आपके टेबल के साथ रिलेशनशिप आपका मेंटेन करके रखती है, राइट। relationships are link that associate a field in one table within a field another table, तो क्या करती है, आपका जो एक टेबल है उसको दूसरे टेबल के साथ लिंक करने में क्या करती है, हेल्प करती है। मतलब टेबल में कई मल्टीपल फील्ड्स होती है, तो ये क्या करती है, एक फील्ड को दूसरी फील्ड के साथ रिलेट करने में आपकी हेल्प करती है, राइट। अब देखिए जो कौन कौन सी कीज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है बच्चों यहाँ पर प्राइमरी की, राइट। देखिए, a primary key is a set of one of more fields that uniquely identify each records in a table, मतलब आपका पास जो टेबल है उसके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं, प्राइमरी की का, राइट। इट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट्स डेटा, अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, राइट। तो आपके टेबल में ओनली एक ही प्राइमरी की आप यूज कर सकते हो, और जो आपकी प्राइमरी की जो होती है वो डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स डेटा, मतलब जो प्राइमरी की जो होती है वो डुप्लीकेट्स डेटा को अलाउ नहीं करती है, वो अपने आप में यूनिक और नॉट नल होती है, राइट। अब देखिए, द वैल्यू इन द प्राइमरी की फील्ड इज डिफरेंट फॉर एवरी टपल्स एंड दस हेल्प इन यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड, मतलब जो आपकी जो सेल्स होती हैं, मतलब आपके जो एवरी टपल्स होती हैं उनके लिए जो प्राइमरी की होती है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। मतलब जिस तरीके से क्लास में हर बच्चे का रोल नंबर अलग होता है, उसी तरह टेबल में जहाँ पर प्राइमरी की आप सेट करोगे उस टेबल का हर डाटा अपने आप में यूनिक होगा, राइट। तो यहाँ पर आप ये समझे कि प्राइमरी क्या होती है, यूनिक होती है और डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करती है, और एवरी टपल्स एंड दस हेल्प्स इन यूनिकली आइडेंटिफाई, और हर टपल को वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, राइट। तो इतना आप समझे, यूनिकली आइडेंटिफाई, डुप्लीकेट्स नॉट अलाउ, और इन अ सिंगल प्राइमरी की इन अ टेबल, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, फॉलोइंग आर द रूल्स दैट आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द प्राइमरी की, मतलब यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी की को डिफाइन कर सकते हो, राइट। प्राइमरी की फील्ड शुड बी यूनिक, मतलब प्राइमरी की हमेशा क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। द प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी नल, प्राइमरी की कभी भी नल नहीं रहेगी, मतलब आपने जो टेबल बनाया है और यहाँ पर अगर आपने प्राइमरी की सेट की है तो आप यहाँ कोई भी ब्लैंक कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते, राइट। तो कैन नॉट बी नल, दैट इज एवरी रो मस्ट हैव अ वैल्यू, मतलब हर रो में क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको वहाँ पर रखनी पड़ेगी, और इस बात का ध्यान रहे कि वो वैल्यू अलाउ नहीं होगी अगर वो डुप्लीकेट हुई तो, राइट। द वैल्यू इन अ प्राइमरी की फील्ड can never be modified or updated if any foreign key refer to the primary key, तो यहाँ पर अगर आपने कोई भी कॉलम में क्या किया है, प्राइमरी सेट की है, प्राइमरी की सेट की है, तो वो कभी भी मॉडिफाई नहीं होगी, कभी भी अपडेट नहीं होगी। इफ एनी फॉरेन की रिफर टू द प्राइमरी की, अगर तब तक वो फॉरेन की में यूज नहीं होती। फॉरेन की को हम अभी पढ़ेंगे बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फॉरेन की का। तो यहाँ पर हमने आपको समझाया कि प्राइमरी की क्या होती है, नेक्स्ट हम आपको समझाएंगे कि फॉरेन की क्या होती है, राइट। तो यहाँ पर बच्चों आपने प्राइमरी की का रूल्स देख लिया कि शुड बी यूनिक, कैन नॉट बी नल और यूनिकली आइडेंटिफाई, राइट, और कैन नेवर बी मॉडिफाई और अपडेटेड, मतलब आप इसको कभी भी मॉडिफाई और अपडेट नहीं कर सकते हो, राइट। चलिए देखिए, तो यहाँ पर बच्चों आपके सामने एक टेबल दिख पा रहा है, ये है बच्चों आपको क्लाइंट का टेबल और ये है आपका सेल्स का टेबल। तो यहाँ पर बच्चों नाम है, एड्रेस है, फोन नंबर है, राइट, और यहाँ पर क्या है, क्लाइंट की आईडी है। अब यहाँ पर अगर हम प्राइमरी की सेट करते हैं तो यहाँ पर कभी ना कभी किसी ना किसी पर्सन का नाम सेम हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते, राइट। और यहाँ पर हमने एड्रेस सेट किया, तो मान लीजिए अगर ये
दिल्ली का है और एक और पर्सन दिल्ली का निकल गया तो यहाँ पर भी रिपीटेशन हो जाएगा। और फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर मान लीजिए अगर कोई दो पर्सन सेम जगह से काम कर रहे हैं और उन दोनों के पास एक ही फ़ोन है तो हम यहाँ पे फ़ोन नंबर पे भी क्या नहीं कर सकते, प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप क्लाइंट आईडी है तो क्लाइंट आईडी तो कभी भी सेम नहीं हो सकती। जैसे कि आपका रोल नंबर किसी भी दो लोगों का रोल नंबर तो सेम नहीं है ना, दो लोगों का सेम रोल नंबर तो हमेशा अलग होता है। इसलिए हम रोल नंबर पे क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ऑर्डर आईडी और क्लाइंट आईडी, तो हर पर्सन की ऑर्डर आईडी भी अलग होती है और हर पर्सन की क्लाइंट आईडी भी अलग होती है। तो हम क्लाइंट आईडी और ऑर्डर आईडी दोनों पर प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। सेल्स डेट पे भी हम मतलब प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते क्योंकि डेट सेम हो सकती है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ पे भी आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत से लोगों की डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है। और आइटम बॉट, इस पे भी हम प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी पर्सन सेम आइटम खरीद सकता है। इसलिए हमेशा प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू कभी भी दूसरी वैल्यू से मैच नहीं करनी चाहिए, राइट। तो आपने यहाँ सीखा कि प्राइमरी की क्या होती है और प्राइमरी की को कहाँ पर सेट किया जाता है। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए कंपोजिट प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है अब हम ये देख लेते हैं। कंपोजिट की और कंपोजिट प्राइमरी की टू रिफर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स फील्ड्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। तो कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है, दो से ज्यादा फील्ड्स पे क्या जो अप्लाई हो सके उनको क्या कहते हैं, कंपोजिट प्राइमरी। कंपोजिट का मतलब ही क्या होता है, मिला हुआ, है ना, कंपोज करना, उनको मिलाना, है ना। तो कंपोजिट की हमेशा क्या होती है, दो और दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स पे यूज होती है। एट्रीब्यूट्स को आप यहाँ पर कॉलम भी कह सकते हो, फील्ड्स भी कह सकते हो, राइट। और रोज को यहाँ पर टपल और सेल दोनों कहा जाता है, राइट बच्चों। देखिए इट मे बी कैंडिडेट की और प्राइमरी की, मतलब ये क्या करती है, आपकी प्राइमरी की तरह वर्क करती है, राइट। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि इन दोनों पे क्या किया इन्होंने, इन दोनों पे प्राइमरी की सेट की है। तो इसको अगर हम यहाँ पर एक ब्लैंक और ले ले और यहाँ पर अगर आप कोई इस तरीके से ऑर्डर आईडी लगा दे या प्रोडक्ट आईडी लगा दे तो यहाँ पर ये दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पे क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। तो ये क्या कहला सकती है, आपकी कंपोजिट की कहला सकती है ना। जो दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के लिए यूज होती है उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट की कहते हैं। कंपोजिट का मतलब आप इस बात से समझिए, कंपोज करना मतलब उनको मिलाना, राइट। कंपोज करना का मतलब मिलाना और प्राइमरी का की मतलब होता है यूनिक और नॉट नल। तो यहाँ पर आप दोनों का कॉम्बिनेशन ले लीजिए कि दो से ज़्यादा होनी चाहिए एट्रीब्यूट्स और हमेशा यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये समझ गए कि कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है, कंपोजिट प्राइमरी की कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स और यूनिकली आइडेंटिफाई और नेवर बी नॉट नल, मतलब कभी भी नॉट नल नहीं होनी चाहिए, राइट बच्चों। चलिए अब बच्चों यहाँ पर बात आती है फॉरेन की। फॉरेन का मतलब क्या होता है, अब फॉरेन वर्ड से आप ये समझ जाएंगे कि फॉरेन की क्या होता है। देखिए फॉरेन का मतलब क्या होता है, जो दूसरी जगह से आया है, राइट। फॉरेन से आया मेरा दोस्त, राइट, ये समझ लीजिए, फॉरेन से आया मतलब कहीं दूसरी जगह से आया। अब फॉरेन की का मतलब क्या, ये देखिए ये टेबल 1 है, इसको हमने सेट किया था प्राइमरी की। अब ये जो टेबल 1 में जो प्राइमरी की थी वो यहाँ पर अगर किसी टेबल नंबर 2 में रेफर कर रही है तो वो कहलाएगी आपकी फॉरेन की, है ना। टेबल 1 की प्राइमरी की अगर टेबल 2 में सेट होती है तो वो कहलाएगी फॉरेन की। फॉरेन की क्यों, क्योंकि वो किसी दूसरी जगह से आई है, राइट, दूसरी जगह से आई है इसलिए वो क्या कहला रही है, फॉरेनर कहला रही है। इसीलिए जो टेबल का डेटा है या जो टेबल की है, जो पहले टेबल में प्राइमरी थी वो दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी वर्क करेगी पर उसका नाम क्या हो जाएगा, फॉरेन की, राइट, क्योंकि वो दूसरे टेबल से रेफर हो रही है। ओके बच्चों, देखिए a foreign key is a field or set of fields that is used to establish a relation in a relation between the two tables। मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, दो टेबल के बीच क्या हो रहा है, रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम कौन कर रही है, आपकी फॉरेन की कर रही है, राइट। In other words, it consists of one or more fields whose value match with a primary key in another table। मतलब क्या होगा, उसकी वैल्यू जो है किसी दूसरे टेबल की वैल्यू से मैच करती हो, राइट। Basically, a foreign key in one table is used to point at a primary key
इन अनदर टेबल, इट एक्ट एज अ क्रॉस रेफरेंस बिटवीन द टेबल। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि अगर यहाँ पर ये प्राइमरी की एज अ वर्क कर रही है तो यहाँ पर आके वो क्या करेगी, एज अ फॉरेन की वर्क करेगी। इतना समझ गए बच्चों आप? सिर्फ इतना याद करिए कि अगर वो प्राइमरी किसी टेबल नंबर 1 में अगर वो प्राइमरी की एज अ वर्क कर रही है तो अगर वो रिलेट करके आएगी आपके टेबल नंबर 2 में तो वो एज अ वर्क करेगी आपके फॉरेन की। ओके बच्चों, यहाँ पर इतना समझ गए कि फॉरेन की क्या है। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि फॉरेन की क्या होती है। राइट बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम। अब है बच्चों यहाँ पर बात आती है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है? ये होती है आपकी कंपोजिट की तरह ही वर्क करती है ना। जिस तरह से कंपोजिट की वर्क करी थी, 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के लिए यूनिक और नॉट ना, सेम कंपोजिट की भी वर्क करती है। राइट, अ टेबल माइट हैव 1 or more fields that may uniquely identify the records को क्या कहा जाएगा यहाँ पर? टपल्स। राइट बच्चों, that have uniquely identify the records such as fields are called candidate key as they are eligible to become a primary key. Thus a table can have more than one candidate key. इसलिए किसी भी टेबल में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की को आप यूज कर सकते हो। देखिए for example, you have a student table with the fields ID, department ID, date of birth, first name and assign ID as a primary key, and then the fields department ID, date of birth can be considered as a candidate key that will be uniquely identify a tuple in a tuple. Right, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आप 2 से ज़्यादा वैल्यूज को क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो और उनमें कैंडिडेट की को आप यूज कर सकते हो, है ना। जो कैंडिडेट की होती है आपकी, वो कंपोजिट की तरह ही वर्क कर सकती है। मतलब इसमें आप 2 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स पे या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पे कैंडिडेट की को सेट कर सकते हो। जैसे कि आईडी है ना, डिपार्टमेंट आईडी, डेट ऑफ बर्थ या फर्स्ट नेम पे आप क्या कर सकते हो? कैंडिडेट की को सेट कर सकते हो। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कौन कौन सी की यहाँ पर सीखी है। तो हमने यहाँ पर सीखी है, पहला था हमारा प्राइमरी की। राइट, प्राइमरी की किस तरीके से वर्क करी ये हमने सीखा। नेक्स्ट था बच्चों हमारा फॉरेन की, ये हमने सीखा कि फॉरेन की किस तरीके से वर्क करी। नेक्स्ट इसके बाद हमने सीखा कंपोजिट की। राइट, कंपोजिट की भी आपने अच्छे से सीखा। देन इसके बाद हमने सीखा कैंडिडेट की। राइट, ये सारी कीज को आपने अच्छे से सीख लिया है और आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ भी आ गई होंगी कि कौन सी की है जो किस तरीके से वर्क करती है। आई होप बच्चों ये आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो इतना मैंने आपको समझाया कि रोज को यहाँ पे क्या क्या कहा जाता है? रोज को यहाँ पर कहा जाता है टपल। राइट, सीखा आपने, रोज को क्या कहा जाता है? टपल। और कॉलम को यहाँ पे क्या कहा जाता है? या तो आप इसको फील्ड्स भी कह सकते हो और या फिर आप इसको एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। राइट बच्चों, तो ये सारी चीज़ें हमने आज सीखी कि कैंडिडेट की क्या है, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, रिलेशनल डेटाबेस किस तरीके से वर्क करता है, डेटाबेस क्या होता है, एमएस एक्सेस कहाँ पर मिलेगा, है ना, ओरेकल क्या है, डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर के नेम कौन कौन से हैं। तो आई होप बच्चों आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने सारी चीज़ों को अच्छे से समझ भी लिया होगा। राइट, नेक्स्ट है बच्चों जैसे कि कंपोजिट की है, उसी तरह से है यहाँ पर कंपोजिट प्राइमरी की, ये इज अ पार्ट ऑफ है कंपोजिट की का। राइट, देखिए इसी के साथ बच्चों हमारा ये सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। इसके बाद हम मिलेंगे अपने सेशन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, यूनिट नंबर 3 के। राइट, तो इसी के साथ मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ हमारी वेबसाइट की, कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। इस पे बच्चों आप एक्सेस करोगे तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ई बुक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और रिवीजन नोट्स यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। राइट, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारी वेबसाइट पे 100 मल्टी एमसीक्यू का टेस्ट चलता है, जिसमें आप मल्टीपल स्टूडेंट के बीच में अपनी रैंक को सिक्योर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है और एमसीक्यू के लिए रजिस्टर कराना है। राइट, तो यहाँ पर अगर आपकी रैंक 100 बच्चों के अंदर आती है तो आपको हमारी वेबसाइट एजुग्रोन वेबसाइट की तरफ से फ्री सर्टिफिकेशन कोड प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट बच्चों, तो ज़रूर एक्सेस करिएगा ताकि आपको पता चले कि आप इतने सारे बच्चों में आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे स्टैंड कर रही है। राइट, देखिए इसी के साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है इसने क्या किया है कि आपका जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे एक्सपर्ट ने
मैथ्स की, साइंस की, सोशल साइंस की MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक लॉन्च की है, जिनके प्राइस काफ़ी मिनिमल है, जैसे कि 75, 85, 79 रुपीज़, राइट। तो इसमें आप फर्दर मेरा कोड लगाओगे प्रीति30, तो इसमें आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिससे इन बुक की कॉस्ट और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो बच्चों इनको ज़रूर एक्सेस करिएगा, ताकि आपको पता चले कि आने वाले एग्जाम में MCQ किस बेस पे होने वाले हैं, राइट। तो इसी के साथ बच्चों मैं ये सेशन यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे हम अपने एक नए सेशन में कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए, है ना। सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो हम प्रैक्टिकली करेंगे अपने MS एक्सेस सॉफ्टवेयर पे, राइट बच्चों। तो ये सेशन एंड करते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और नेक्स्ट सेशन के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन भी कर लीजिए, और आज के सेशन को अच्छे से तैयार भी कर लीजिए और अच्छे से रीड भी कर लीजिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।